बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 10 यूनिट नंबर 2 का ही एक टॉपिक है। यूनिट नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसका आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स से। 1886 में गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया। लेकिन याद रखिए कि गोल्डस्टेन जो थे उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने डिस्कवर की थी एनोड रेज। ठीक है, उन्होंने सिर्फ एनोड रेज डिस्कवर की थी। यानी अगर आप यहाँ पे डायग्राम पे आ जाओ तो हम पिछले लेक्चर में इसी सेटअप के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारा सेटअप बनाया किसने था? विलियम क्रुक ने बनाया था। ठीक है, ये जो सारा डिस्चार्ज ट्यूब का सेटअप था ये विलियम क्रुक ने बनाया था। फिर इसी सेटअप को यूज़ करते जे थॉमसन ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। वो पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जो कि डिस्कवर हुए थे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि गोल्डस्टेन ने कहाँ तक काम किया। अब यहाँ पे आप देखो, अब आप यहाँ पे देखो कि ये सारा सेटअप हमारे पास मौजूद है। अगेन कौन सा सेटअप? एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ट्यूबलाइट लाइक स्ट्रक्चर है जिसका, उसको हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। यहाँ पे दो हमारे पास एनोड्स हैं, दो हमारे पास एनोड्स हैं। तो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस के लिए गोल्डस्टेन ने क्या किया ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे यही सेटअप यूज किया जो कि विलियम क्रुक ने बनाया हुआ था। क्या सेटअप है कि इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि ग्लास की बनी हुई है, जो कि ट्यूबलाइट जैसे दिखती है। फिर दो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है और इस पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड कहलाता है और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया बैटरी से। कौन सी बैटरी? जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई रखना था, अराउंड 10,000 वोल्ट्स। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया वायर के थ्रू। ठीक है, वायर के थ्रू। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया अगेन वायर के थ्रू। और ये क्या है हमारे पास? एक वैक्यूम पंप है। ठीक है, इस वैक्यूम पंप से हम क्या मदद लेते हैं कि वक्फे वक्फे से जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अगर उनका प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स को एवेक्यूएट किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, यानी प्रेशर उनका रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो अब इसी सारे सेटअप के साथ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी तो फिर दूसरे साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया कि चलो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ और भी होना चाहिए। सिर्फ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं मौजूद होंगे। तो इसलिए गोल्डस्टेन ने ये सारा प्रोसेस वापस से रिपीट किया, वापस से हाई वोल्टेज दी, वापस से रिड्यूस्ड प्रेशर रखा, कितना 0.0001 mmHg तक। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि कुछ जो रेज है, कुछ चीज़ें यहाँ से मूव कर रही है। कहाँ से? एनोड की तरफ से मूव कर रही है, जा रही है कैथोड की तरफ। अब अगेन तो उसने कहा ये हो ना हो ये एनोड रेज होंगी। वजह क्या है कि वो पॉजिटिव से जा रही है नेगेटिव की तरफ। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के टाइम रेज कहाँ से कहाँ आ रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, यानी वो खुद रेज नेगेटिव थी तो पॉजिटिव की तरफ आ रही थी। तो जब इसकी रेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो कैथोड रेज के बिल्कुल ऑपोजिट कुछ है। तो अगर कैथोड रेज के बिल्कुल ऑपोजिट कुछ है तो इसका मतलब वो कहाँ मूव कर रही है? एनोड से
कैथोड की तरफ मूव कर रही है। लेकिन फिर अगेन पीछे भी यही कंसर्न था हमारा कि ये जो रेज है ये तो होती है इनविजिबल, है ना, ये इनविजिबल होती है। तो अगर ये इनविजिबल है तो कैसे पता चला गोल्डस्टेन को कि ये रेज यहाँ से वहाँ मूव कर रही है? तो जैसे इलेक्ट्रॉन के टाइम जे थॉमसन ने एनोड को कोट किया था, वैसे ही क्या किया, गोल्डस्टेन ने एनोड के बजाय कैथोड को कोट किया। कैथोड के पीछे वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से को उन्होंने कोट कर दिया फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड से। फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐसा मटेरियल जिस पे अगर आप लाइट डालोगे तो वो लाइट आपको उसी टाइम रिफ्लेक्ट करके वापस एक ग्लो के थ्रू दिखाएगी कि हाँ जी यहाँ पे मटेरियल्स पहुंच चुका है। तो क्या हुआ कि ये जो रेज मूव कर रही थी, उन्होंने कैथोड रेज की तरफ जब ये ट्रेवल कर रही थी तो हुआ ये कि पहले तो ये रेज पास नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह क्या है कि हमने बात की इलेक्ट्रॉन के मास की। इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा छोटा था कि वो इजीली एनोड को पेनिट्रेट करते करते पहुंच जाती थी जिंक सल्फाइड तक। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि ये जो रेज है ये लाइट नहीं है, ये हैवी रेज है। तो ये हैवी रेज जो है ये जस्टिफाइड नहीं होगा कि उनको पेनिट्रेट करवाया जाए कैथोड ट्यूब से, वो जा भी नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर वो हैवी है तो इसका मतलब उनका मास ज़्यादा है। तो क्या किया उन्होंने कि ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है, आपको नज़र आ रहा है इसमें, आपको ये देखिए ये होल्स नज़र आ रहे हैं, है ना। ये होल्स क्या है कि इस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया था, यानी इसमें छोटे छोटे होल्स प्रोड्यूस कर दिए थे। वजह क्या थी? क्योंकि ये हैवी थी, ये जो रेस थी ये हैवी थी, तो ये डायरेक्टली वहाँ इस पार्ट तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो जब उन्होंने कैथोड को परफोरेटेड कर दिया तब क्या हुआ कि इन रेस के लिए आसानी हो गई और ये रेस जो है इन्हीं होल्स के थ्रू पास होके कहाँ पहुँच गई? इस पार्ट तक। किस पार्ट तक? जहाँ पे हमारे पास मौजूद है जिंक सल्फाइड, जो कि है एक फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो जब वो जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक हुई तो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ एक रेड कलर का ग्लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टाइम रेज आ रही थी कैथोड से, पेनिट्रेट कर रही थी एनोड को, और इस एनोड एंड पे ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, जो कि बता रहा था कि हाँ जी पार्टिकल्स मौजूद है, रेज मौजूद है, और वो रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो गोल्डस्टेन ने एनोड के बजाय वो जो कोटिंग की वो कहाँ पे की? कैथोड पे की। तो तब उसे पता चला कि ये जो एटम है, ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे गैस के हैं, ठीक है, हमने एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स की, तो उसने ये कहा कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें सिर्फ कैथोड रेज नहीं मौजूद, ठीक है, बल्कि एनोड रेज भी मौजूद है। कैसे पता चला? कि कुछ मूव कर रहा था, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे कैथोड की तरफ। कैथोड कौन सा? जो कि परफोरेटेड था। परफोरेटेड क्यों बनाया गया? क्योंकि ये रेस हैवी थी, इनका मास ज़्यादा था, तो ये उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही थी। फिर जब इनको परफोरेटेड बनाया गया तब ये रेज इन होल्स के थ्रू गुजरती गई और पहुंच गई यहाँ पे जिंक सल्फाइड के पास। जब जिंक सल्फाइड पे ये स्ट्राइक की तो जिंक सल्फाइड ने इंडिकेशन दिया रेड ग्लो के जरिए। रेड ग्लो के जरिए ये इंडिकेट हो गया कि हाँ जी हमारे पास रेस पहुंच रही है और वो रेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो उन्होंने ये कहा गोल्डस्टेन ने कि ये जो रेस है ये इंटायरली डिफरेंट है कैथोड रेस से। ठीक है, तो उन रेस को गोल्डस्टेन ने नाम दिया कैनाल रेस का, या एनोड रेस या कैनाल रेस, उनको कैनाल रेस का भी नाम दिया गया। यहाँ तक जो आइडेंटिफिकेशन थी ये की गोल्डस्टेन। यहाँ तक सिर्फ क्या बात पता चली है कि रेज है और वो रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। यहाँ पे प्रोटॉन की कोई बात नहीं हो रही, पार्टिकल्स की कोई बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है रेज की,
कि रेज प्रोड्यूस हो रही थी, उन रेज पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इसीलिए वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। और कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड लगाया हुआ था, तो उसने हमें बता दिया कि हाँ जी रेज मौजूद है, रेज आ रही है। तो जो गोल्डस्टेन थे उनका काम यहाँ तक था, उन्होंने सिर्फ रेज बताई थी, ठीक है। उन्होंने ये रेडिएशंस बताई थी जिनको उन्होंने नाम दिया था केनाल रेज का, या उसको एनोड रेज भी कहा जाता है। उन्होंने अगेन कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड, उनकी जो एनोड रेज है उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग होनी चाहिए, वो ऑपोजिट बिहेव करेंगे कैथोड रेज के। और उन्होंने कहा था कि जो एनोड रेज है वो अट्रैक्ट होंगी नेगेटिव प्लेट की तरफ जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने क्या की थी कि जो एनोड रेज है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे कैथोड के, यानी कैथोड रेज मूव कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, तो एनोड रेज ऑब्वियसली मूव करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक। अब आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पे। ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव रेज मौजूद थी, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ? प्रोटॉन जो है वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1919 में डिस्कवर किया, और नाम भी उन्होंने ही उसको प्रोटॉन कर दिया। अब यहाँ तक तो उन्होंने बता दिया था गोल्डस्टेन ने कि पॉजिटिव रेज है वो मूव कर रही है कैथोड की तरफ, ठीक है। तो जो रदरफोर्ड थे उनको कैसे पता चला कि वो जो है वो प्रोटॉन्स है, उनमें पार्टिकल्स भी मौजूद है। रेज अलग चीज़ है, पार्टिकल्स अलग चीज़ है। तो आपको पता है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो एज रेज भी काम करती हैं, ठीक है, वो एज रेज भी एग्जिस्ट करती है और एज पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करती हैं। तो हम अगेन देख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे पता किया कि वो जो एनोड रेज, जो कैनाल रेज डिस्कवर हुई थी उनमें पार्टिकल्स भी मौजूद है, ठीक है। कैनाल रेज तो हो गई डिस्कवर, मूव कर रहे थे कहाँ पे? कैथोड की तरफ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब रदरफोर्ड ने ये सोचा कि अगर ये रेज मूव कर रही है तो जैसे रेज मूव कर रही थी अल्फा रेज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, तो उसने ये सोचा कि अच्छा अगर ये रेज भी मूव कर रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो मौजूद होंगे। क्या होंगे? इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो उन्होंने सोचा कि कैसे पता किया जाए कि इसमें पार्टिकल्स हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के टाइम पे जे थॉमसन ने किया था व्हील प्लेस करके, ठीक है, वैसे ही रदरफोर्ड ने क्या किया कि इस सारे अपैरेटस में व्हील प्लेस कर दी, ठीक है, एक व्हील प्लेस कर दी, सही। अब क्या हुआ कि जब ये रेज ट्रेवल कर रही थी एनोड से कैथोड की तरफ, तो उन्होंने क्या किया कि इन व्हील को मूव करा दिया, यानी जो एनोड रेज जिस डायरेक्शन में खुद जा रही थी, ठीक है, यूं जा रही थी ना स्ट्रेट, तो उनके पास इतनी एनर्जी थी कि उन्होंने ये जो व्हील रास्ते में पड़ा हुआ था इस व्हील को भी यूं अपने ही डायरेक्शन में मूव करा दिया। जब ये व्हील मूव होने लगा तब क्या हुआ, रदरफोर्ड ने ये कहा कि इसका मतलब इनके पास कुछ पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है, इन रेज में कुछ पार्टिकल्स मौजूद है और उन पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी मौजूद है, ठीक है, कि रेज के पास पार्टिकल्स मौजूद है और पार्टिकल्स के पास एनर्जी मौजूद है। और एनर्जी भी कौन सी? यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि मूवमेंट हो रही है। जो एनर्जी मूवमेंट के साथ ताल्लुक रखती है वो कौन सी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी। तो उसने कहा कि पार्टिकल्स जो थे वो मौजूद थे और उन पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी और उन पार्टिकल्स ने व्हील को मूव कराया अपने ही डायरेक्शन के साथ। किस डायरेक्शन में जा रही थी ये? नेगेटिव की तरफ। तो व्हील जो है वो भी मूव किया यूं सर्कुलर मोशन में, ठीक है जी। तो यहाँ से उनको पता चला रदरफोर्ड को कि ये पार्टिकल्स मौजूद है इन रेज में, ये जो पार्टिकल्स है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन्स का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा,
ठीक है, ये एक और डायग्राम आप देखो, यहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो होल्स है, ये देखिए, ये होल्स जो है ये आपको क्या शो कर रहे हैं, ये परफोरेशंस शो कर रहे हैं। यानी आपके पास ये एनोड है, ठीक है, ये जो प्लेट है ये इलेक्ट्रोड एनोड है, ये हमारे पास है कैथोड। लेकिन कैथोड कौन सा, वो सिंपल कैथोड नहीं है, ये जो है परफोरेटेड कैथोड है, यानी इसमें होल्स किए गए हैं। वजह क्या है होल्स करने की, क्योंकि ये जो हमारे पास रेज आ रही है, ये जो हमारे पास पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो है ये कैथोड रेज की तरह लाइट वेट नहीं है, इनका मास इतना कम नहीं है कि वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाए। इनका मास ज़्यादा है, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ स्पेस चाहिए थी गुजरने के लिए, तो वो स्पेस इन परफोरेशंस के थ्रू प्रोवाइड कर दी गई। तो जब इन परफोरेशन से वो पास हो गए, तो यहाँ पे क्या था, पीछे जिंक सल्फाइड था। जिंक सल्फाइड किस फॉर्म में था, कोटिंग की फॉर्म में, ठीक है। जिंक सल्फाइड जो हम कहते हैं कि प्रेजेंट था, वो कोटिंग की फॉर्म में था, यानी जो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके इस हिस्से को जिंक सल्फाइड से कोट किया हुआ था। तो इस कोटिंग ने हमें क्या दिया, रेड ग्लो दिया। उस रेड ग्लो ने हमें क्या बताया कि हाँ जी, यहाँ पे रेज आ रही है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि मेरा साइड नेगेटिवली चार्ज है तो वो मेरी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है। वो पॉजिटिवली चार्ज रेज है तो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स भी मौजूद है, और उन पॉजिटिव पार्टिकल्स में एनर्जी मौजूद है जो कि क्या कर रही थी, व्हील को मूव करा रही थी। ठीक है जी, तो अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए, तो प्रोटॉन्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है P+ से, ठीक है जी, P+ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन किससे किया जाता था, E-। आप जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करते हो आप स्मॉल e लिखते हो, उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिख देते हो, तो इसमें P लिखोगे और उसके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लिखोगे, तो ये क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है प्रोटॉन की। फिर प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेशन में ही शो रहा है, तो उसका जो यूनिट चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव यूनिट चार्ज है तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव यूनिट चार्ज होगा। मास देखते हैं, मास की जब हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने कहा था कि -1.67 माइनस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, यानी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में प्रोटॉन का मास जो है वो बहुत ज़्यादा है। मास जो है उसका कितने टाइम ज़्यादा है, 1834 टाइम्स टू दैट ऑफ एन एटम, यानी आप एक इलेक्ट्रॉन लो, एक प्रोटॉन लो, तो जो प्रोटॉन का मास है वो 1834 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि एटम का जो मास है वो बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, यानी जो मास जिसका ज़्यादा है वो कौन से पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स हैं। अब यहाँ तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे, तो इस टाइम तक साइंटिस्ट के ख्याल में जो सारा मास था वो किसका था, वो प्रोटॉन्स का था। तो अब इस स्टेज तक, जब तक न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तब भी इलेक्ट्रॉन्स को नेग्लिजिबल माना जाता था, क्योंकि उनका मास इंतहाई कम था, और जो मास एटम का था उसका क्रेडिट किसको दिया जाता था, प्रोटॉन्स को दिया जाता था, कि ये सारा जो मास है ये प्रोटॉन का मास है। फिर अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स, ये चार्ज जो है ये सेम रहेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो गए, उसके बाद प्रोटॉन्स डिस्कवर हो गए, लास्ट में क्या रह गया, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल से निकला है। वो दोनों क्यों पहले डिस्कवर हुए, क्योंकि साइंटिस्ट चार्जेस पे फोकस कर रहे थे, है ना।
साइंटिस्ट जो थे वो चार्जेस पे फोकस कर रहे थे, तो चार्जेस पे फोकस करते करते उन्हें पहले नेगेटिव चार्जेस जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए, डिस्कवर कर दिए। फिर जो है अगेन उन्होंने चार्जेस पे फोकस शुरू कर दिए कि अगर एक चार्ज है तो हो सकता है दूसरा भी हो। तो तब उनको क्या मिला? प्रोटॉन मिला। उन्होंने न्यूट्रल के लिए कोई कोशिश नहीं की थी, यानी उनका जो फोकस था वो चार्जेस पे था, तो इसलिए चार्ज्ड पार्टिकल्स पहले डिस्कवर हुए और उसके बाद जो है न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए। न्यूट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए? न्यूट्रॉन्स जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किया और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला 1935 में उनकी सक्सेसफुल डिस्कवरी के लिए। अब हुआ क्या, मसला कैसे आया, न्यूट्रॉन्स तक साइंटिस्ट कैसे पहुंचे, कि जब वो बात कर रहे थे कि जो मास है वो प्रोटॉन का है, यानी किसी भी एटम में जो सारा का सारा मास है उसका क्रेडिट वो दे रहे थे प्रोटॉन्स को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है। तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे एग्जाम्पल उन्होंने ली हाइड्रोजन की, ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल ली हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का एटम जब उन्होंने लिया तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के एटम में जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम, जो प्रोटियम की बात कर रहे हैं हम लोग, आइसोटोप प्रोटियम की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन होता है ना, न्यूट्रॉन वहाँ पे 0 होता है। ठीक, कि हम अब बात कर रहे हैं जब हमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता चला, लेकिन तब तक उन्हें कुछ नहीं पता था कि यहाँ पे सिर्फ उनकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ जी ये जो हाइड्रोजन का एटम है इसमें अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन है और इसके बाहर जो है एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। तो जब उन्होंने हाइड्रोजन का मास चेक किया तो मास क्या होता है हाइड्रोजन का? 1.0008 है ना, यही होता है। तो ये जो मास है उन्होंने ये कहा कि ये मास सारा का सारा इस प्रोटॉन की वजह से है। ठीक है, यहाँ तक बात सही हो गई? ठीक कह रहे हैं वो, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है, तो जो मास नंबर है वो प्रोटॉन का हो गया। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन के तो कोई मास कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा एटॉमिक मास में। तो जो एटॉमिक मास है तब तक वो ये समझते रहे कि भाई एटॉमिक मास जो है वो प्रोटॉन का है, जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही एटम का मास होगा। ठीक है, लेकिन अब यही चीज जब उन्होंने ट्राई की हीलियम के साथ, जब उन्होंने हीलियम का एटम लिया, तो आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। तो उन्होंने कहा कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2। तो वो जब स्टडी कर रहे थे उन्होंने ये कहा कि अब होना ये चाहिए कि क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका मतलब इसका जो मास नंबर है वो होना चाहिए 2। क्यों? क्योंकि वो यही कह रहे थे ना कि जो प्रोटॉन का नंबर है वही मास नंबर है, उसी के इक्वल हमारे पास मास आता है एटम का। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब उन्होंने उसको स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो तो आ रहा है 4। तो तब उन्होंने ये सोचा कि इसका मतलब जो हीलियम का गैस है उसमें सिर्फ प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है बल्कि उसमें कुछ और भी प्रेजेंट है, और वो जो कुछ और है वो ऐसे पार्टिकल्स है जिनका मास प्रोटॉन के इक्वल होगा। ठीक है, प्रोटॉन के इक्वल होगा, या कुछ केसेस में अगर आप देखो जैसे आइसोटॉपिक फॉर्म्स में वो प्रोटॉन से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन तब तक, अब यहाँ तक वो ये समझ रहे थे, उन्होंने इतना सोचा कि भाई नहीं, अगर इसका मास जो है वो 4 आ रहा है तो इसका मतलब इन 2 प्रोटॉन्स के अलावा इसमें कुछ और भी मौजूद है, तो वो पार्टिकल्स जो है वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसके लिए? मास के लिए। तो तब जो है हमारे पास कौन सा फिनोमिना आ गया था? न्यूट्रॉन्स का फिनोमिना आ गया था। इस तरह से जो है न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हो गए थे।
तो 1920 में जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी, 1920 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये कहा था कि कुछ न्यूट्रल और कुछ मैसिव पार्टिकल्स जो है वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। ठीक है, कि वो न्यूट्रल भी है, उन पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, बल्कि वो न्यूट्रल है। और वो मैसिव पार्टिकल्स है, मतलब उनका मास भी मौजूद है। वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह हल्के नहीं हैं, वो लाइट नहीं है, बल्कि उनका मास नेग्लिजिबल नहीं है, बल्कि उनके पास अच्छा खासा मास जो है वो मौजूद है। तो तब जो है ना ये कंक्लूजन आई कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो सेम नहीं है, बल्कि उसमें डिफरेंस है। और वो डिफरेंस किस वजह से है? वो मास की वजह से है कि एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ प्रोटॉन की तादाद लेते हैं, लेकिन जो मास होता है वो हमें सिर्फ प्रोटॉन से नहीं मिलता, बल्कि प्रोटॉन्स के साथ साथ एक और भी पार्टिकल्स होते हैं जो कि बाय नेचर न्यूट्रल होते हैं, लेकिन उनका मास जो है वो भी उतना ही ज़्यादा होता है जितना कि प्रोटॉन का होता है, या फिर कुछ आइसोटॉपिक फॉर्म्स की केस में तो उन प्रोटॉन से भी ज़्यादा होता है। तो ऐसे इन्वेंशन या डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा देख लेते हैं कि 1932 में जेम्स चैडविक ने किया क्या था? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लाइट एटम ले लिया, जैसे बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया। ठीक है, तो उन्होंने बेरिलियम का एटम ले लिया। अब जब बेरिलियम उन्होंने लिया तो उस बेरिलियम को उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई किसके साथ? अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ठीक है, बेरिलियम की उन्होंने बम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स के साथ। और यहाँ पे जो है उन्होंने एक पैराफिन वैक्स प्लेस कर दी। ठीक है, वो पैराफिन वैक्स प्लेस कर दी जो कि रेडिएशंस को पकड़ रही थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के साथ हीलियम बेरिलियम के मॉलिक्यूल को, बेरिलियम के एटम को उन्होंने क्या किया? बम्बार्ड करवा दिया। और ये जो बेरिलियम है ये किस फॉर्म में था? फॉइल की फॉर्म में था। ये जो है ना ये बेरिलियम फॉइल है, तो इसकी बम्बार्डमेंट की किसके साथ? अल्फा पार्टिकल्स के साथ। फिर वहां पे क्या प्लेस कर दिया साथ में? पैराफिन वैक्स, मोम। ठीक है, वो प्लेस कर दिया। अब मोम का क्या काम था पैराफिन वैक्स का? वो जो है वो रेडिएशंस को पकड़ रहे थे। तो क्या हो रहा था इस केस में कि हाइड्रोजन जो थे वो डिस्पर्स हो रहे थे, यानी ये जो सारे प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पे आ रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने एक डिटेक्टर प्लेस कर दिया था जो कि प्रोटॉन्स को डिटेक्ट भी कर रहा था और काउंट भी कर रहा था। तो इसी के साथ कुछ और भी पार्टिकल्स आए और उन पार्टिकल्स पे कोई भी चार्ज नहीं था। वो पार्टिकल्स जो थे वो न्यूट्रल थे। तो उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को फिर जेम्स चैडविक ने नाम दिया न्यूट्रॉन्स का, कि वो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि प्रोटॉन के साथ ही होते हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। और वो जो है एटम के मास में बहुत ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन होती है, इक्वल टू प्रोटॉन्स या कभी कभी प्रोटॉन से भी ज़्यादा। लेकिन क्योंकि उनके पास चार्ज नहीं था तो इसलिए पहले पता नहीं चला, बल्कि उनकी जो डिस्कवरी है वो सबसे लास्ट में हुई। तो यहाँ तक आपको न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।